एपिसोड 256। क्या हो गया उसका जवाब अपने लाडले बेटे से लीजिए। मुझ पर बहुत जोर चला था। आप लोगों का इस पर नहीं चल रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? ये छाया से शादी जानता है, पहचानता है, दोस्त है। इसकी ऊपर से इतनी टैलेंटेड और फेमस, तब भी क्यों नहीं कर रहा है ये शादी? क्योंकि इससे जरूरत ही नहीं है। विवान की बात उसके माँ बाप को समझ नहीं आई, पर नित्या ने आंखें भींच ली। नित्या को समझ आ गया था वो क्या क्या बोलने वाला था। वो खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी, जबकि अपने भाई को देखता विहान कुछ हैरान था। विवान, क्या हो गया बेटा, कैसी बात? सुषमा जी बेटे से पूछने लगी, पर वो वैसे ही उसे देखता हुआ गुस्से से बोला, अपने बेटे से पूछिए क्या हो गया है, चल क्या रहा है। इसके दिमाग में आते हुए तो बहुत मन था, शादी करनी है, और अब भाई बस कर दो। अब आपकी पर्सनल लाइफ में मैं दखल अंदाजी नहीं करता, तो मुझे मेरी शादी के मैटर में आपकी मर्जी की जरूरत नहीं है, विहान ने कहा। जिस पर विवान उसे घूरता रहा। सब नजर आता है, तेरा इंटरेस्ट कहां जा रहा है? अविनाश जी और सुषमा जी एकदम चौंके। विहान उतना ही हैरान था, उसे समझते देर नहीं लगी थी। वो हैरत में था। विवान को देखकर उसने नित्या की तरफ देखा। अब मानो जैसे सब साफ था। वो अजीब सी हालत का शिकार हुई, बस गुमसुम सी खड़ी थी। अपनी तरह का समझा है क्या सबको? विहान ने एकदम ही गुस्से से भाई को देखकर कहा। उसे उसकी हरकत पर तेज गुस्सा आ रहा था, जो चेहरे पर भी नजर आ रहा था। दिख रहा है वो तो। बस कर दो वरना भूल जाऊंगा। बड़े भी लगते हो, कुछ भी उल्टा सीधा भरा है दिमाग में। खुद की तरह समझते हो सबको, मतलब इतनी घटिया सोच। छी, आपसे तो मुंह लगाने का मतलब नहीं है। वैसे तो नहीं लगता बीवी भी है, और अगर किसी ने बात कर ली इज्जत से, वो भी घटियापन। जैसी घटिया सोच है अपनी, वैसे समझते हो सबको। विहान एकदम ही गुस्से से भर गया। अविनाश जी के साथ साथ सुषमा जी भी घबराए, जबकि नित्या की आंखों में आंसू आने लगे थे। दोनों ही गुस्से में थे, जो देखकर सुषमा जी ने विहान को समझाया, छोड़ ना विहान, जाने दे, रहने दे। मां की बात सुनकर उसने इतने ही गुस्से से भरे अंदाज में कहा, आप लोग भी मत बोलिए कुछ। जब जहां जो बोलना हो वो कहां नहीं जा सकता। घटिया आदमी है ये एकदम। विवान पर इस समय उसे बहुत तेज गुस्सा आया था। वो इस तरह का बहुत गुस्सा करने वाला इंसान नहीं था, पर आज वो बहुत गुस्से में था। उसने किसी तरह से खुद को काबू किया और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ता हुआ चिल्लाया, शादी करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है सोचकर शादी करना। अपने मतलब के लिए किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है शादी ना करना। नित्या अपनी नम आंखों के साथ वहां से जाने लगी, पर एकदम ही एक तेज थप्पड़ की आवाज के साथ उसके कदम रुक गए। विहान भी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुका। पलटकर देखा तो पाया अविनाश ने गुस्से से उसे देख रहे थे। विवान ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, वो चीखे, खबरदार, अगर मुंह खोला तो बदतमीजी, बेहया आदमी, जुबान खींच लूंगा हलक से। अब एक पैसे की अक्ल नहीं है, और घटियापन देखो। छोड़िए ना, हाथ उठा रहे हैं जवान बेटे पर। चुप करो सुषमा, तुम दोनों मां बेटे ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। संभाल लो अपने बेटे को, अगर इतनी ही फिक्र है तो। उन्होंने गुस्से से पहले तो पत्नी को डांटा, फिर उसे घूर कर बोले, इतनी अगर परवाह होती तो अक्ल से काम लेता। नित्या और विहान दोनों खामोशी से वहां से जा चुके थे। कावेरी जी को रसोई में देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। वो अब अंदर आ गई। एक तरफ रखें बर्तन निकाले। उर्वी कॉफी नहीं लेती सुबह सुबह? कावेरी जी की आवाज सुनकर वो ठहर सी गई। उसने एक नजर उन पर डाली, फिर खामोशी से अपने काम में लग गई। वो उनको देख रही थी। नाश्ता बनाती कावेरी जी चुप थी। घर में भी बहुत कम उनकी शायद किसी से बात होती थी। इतनी नफरत के बाद वो यहां थी, ये एक बड़ी बात थी। आपको नहीं लगता आपने बहुत गलत किया? प्रणति आखिर पूछ ही गई। कावेरी जी ने जब ये सुना, चाहकर भी नजर ना उठा सकी। समझ और सही गलत का फर्क कर पाते तो आज यहां होते ही नहीं हम। बिना नजर उठाए उन्होंने कहा। गैस पर चढ़ी कढ़ाई का ढक्कन हटाकर वो बोली, अवयुक्त और उर्दी की नजर से देखें, हम कभी सही हो ही नहीं सकते, फिर किसी भी सफाई की जरूरत रह नहीं जाती। अगर आपको इतना ही फर्क पड़ता तो हालत ऐसे नहीं होते, प्रणति ने कहा, जो सुनकर कावेरी जी कुछ बोल नहीं पाई। उनकी चुप्पी के आगे प्रणति भी जरूर अब खामोश हो गई। उर्वी जब उठी, खुद को यहां अपने घर में पाकर कल रात की बातें
एक बार फिर से उसे याद आने लगी। नजर इधर से उधर दौड़ी, पर आसपास कोई नहीं था सिवाय अवयुक्त के, जो इस समय उसी के कमरे में टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। दी, चलिए जल्दी से आइए, फ्रेश होकर, नाश्ता ठंडा नहीं होना चाहिए। बहन को देखकर उसने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई और बाथरूम की ओर चल दी। अवयुक्त ने एक लंबी सांस ली। उसे बहुत अच्छे से पता था उसकी नजरें किसे तलाश रही थीं। घर का माहौल एक दफा फिर से जरूरत से ज्यादा शांत हो गया। अदिति वीरेश की बेवकूफियां देख देख कर परेशान हो रही थीं। कल के भयंकर तमाशे के आगे उसने कुछ नहीं कहा, पर अब वो बोल पड़ी। वीर, ये क्या किया है तुमने? मैंने क्या किया? वीरेश वाकई नहीं समझ पाया वो किस बारे में बात कर रही थी। वो पलक को स्कूल छोड़कर अभी सीधा कमरे में आया था। आते ही अदिति का सवाल समझ से बाहर था। इतनी बेवकूफी की उम्मीद तुमसे ही की जा सकती है वीर। सामने से बड़े पापा ने तुम्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, तुमने मना कर दिया। हद है। अद्दू, कभी तो पैसों से बाहर निकलो। वीरेश का अंदाज गंभीरता से भर गया। उसका चेहरा संजीदा देखकर अदिति पल भर के लिए चुप हो गई, साथ ही उसे डर भी लगा। वीरेश ने एक गहरी सांस ली। बेवकूफ नहीं हूं मैं। 7-8 साल से शादी में साथ है और 10 साल से जानता हूं मैं तुम्हें, समझ आता है तुम्हारे लिए क्या मैटर करता है क्या नहीं। पर इसका यह मतलब नहीं है मैं भी कुछ भी करूं। बड़े पापा मुझे जो दे रहे थे वो उनका अर्न किया है, जिस पर अवी का हक है। मैं अपने छोटे भाई को अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए यूज करने में भरोसा नहीं रखता। अब इस बारे में आइंदा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, उसने बहुत गंभीरता से कहा। साथ भी बहुत से ताने भी थे अदिति के लिए, जो समझकर ही वो आगे चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, पर उसे गुस्सा जरूर आया था। प्रणति उन दोनों के साथ नाश्ता कर नीचे आई। उर्वी भी जाने के लिए थी। उसने दादाजी और दादी मां के पांव छुए। सुहासिनी जी ने आशीर्वाद दिया तो वो बोली, सॉरी दादी मां। वो भी चाहकर पोती को कुछ कह ना सकी। वो गलत नहीं थी, पर अपने बेटे के आगे उनको भी कुछ सूझा नहीं। उर्वी ने रजनी जी के पांव छुए नजरें उठी। यशवर्धन जी की तरफ जैसे ही झुकी, उन्होंने कहा, खुश रहिए। उसके सर पर हाथ रखकर उन्होंने पांव पीछे किया। उर्वी झुके हुए चेहरे के साथ आंखों में आने वाली नमी छिपाकर उठी। दी, एकदम ही नव्या की आवाज आई। वो सीढ़ियों से भागती हुई उतरकर उसके पास आई। आप हमसे बिना मिले ही जा रही हैं, गलत बात है ये। उसने नाराजगी से कहा तो उर्वी ने उसे गले लगाया। वो भी खुश होकर उससे मिली। जीजू क्यों नहीं आए? उनको काम था। लगता है हमें खुद आना पड़ेगा उनसे मिलने। चलिए अभी साथ। आज नहीं, कॉलेज हैं, उसके बाद आते हैं हम। उर्वी ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा। वो भी बहन से लिपटी रही मानो उसे रोक लेगी। रुक जाओ ना दी, अब तो आप आती भी कम है। आते हैं ना फिर, और आप आइए ना कुछ दिन के लिए। ओके। नव्या ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़कर उसके गाल को चूम लिया। उर्वी हल्का सा मुस्कुरा दी। वो जाने लगी, फिर धीरे से उससे कहा, पापा का ख्याल रखिएगा, आप सबसे समझदार हैं, उनका ख्याल आप ही रख सकती हैं। ओके दीदी जी, आपका हुक्म सर। आंखों पर, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्वी ने प्यार से उसके गाल को छुआ, फिर वो जाने के लिए निकलने लगी। कल के सवाल, दर्द, वो बातें आज भी उन पर असर नहीं कर पाई थीं। इस बात का एहसास कर अंदर तक तकलीफ हो रही थी। प्रणति ने एक तिरछी नजर से उनको देखा, फिर बोली, दी, रिश्ते निभाने का मतलब खुद को खत्म करना बिल्कुल नहीं होता। जो प्यार के काबिल ना हो उन्हें देना भी नहीं चाहिए, वरना लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं। वो यशवर्धन जी को सुना रही थी। एग्जैक्टली भाभी सही बोली। नव्या उसकी बात पर सहमत हुए बोली। उसे नहीं समझ आया था सब कुछ। उर्वी ने नामे सर हिलाया। वो उसके मां के जैसी थी, पर उसकी ये आदत जो उसकी मां से नहीं मिलती थी, अवयुक्त को अच्छी लगती थी। एपिसोड 257 जैसे दी गई ये नहीं होना चाहिए था। पता नहीं उनको कुछ समझ क्यों नहीं आता है। एक दफा कम से कम कुछ कह देते उनको अच्छा लगता, पर वाकई उनको बिल्कुल नहीं पड़ी सही कहते हैं अवयुक्त। प्रणति खुद में ही बोली। उसे वाकई आज इस तरह से उर्दी का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। दिमाग जो अब तक यशवर्धन जी, अवयुक्त या उर्वी में गुम था, वहां एकदम ही नित्या का ख्याल आया।
विहान ने उसे अपने भाई भाभी के बारे में जो बताया था, उसके बाद बहुत से सवाल थे उसके मन में। नित्या से बात करने का इरादा पक्का कर वो बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरती प्रणति की नजर जैसे ही हॉल में बैठे यशवर्धन जी पर पड़ी, मूड उखड़ सा गया। अगर वो सबके लिए ही ऐसे न जताने वाले होते तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर वो नव्या के लिए ऐसे नहीं थे। उसके बाद मन में गुस्सा या नफरत का होना गलत नहीं था। वो तो अवयुक्त और उर्वी थे जिन्होंने उनको एहसास नहीं होने दिया। प्रणति, वो जाने लगी थी जब सुहासिनी जी ने आवाज दी। उसके कदम रुके, मुड़कर उसने उस ओर देखा। बेटा, आप अवयुक्त के साथ रहती हैं, आपको पता है वो किस तरह के है, एक बार समझाने की कोशिश करिए। दादी जी की बात सुनकर वो अक्सर मान लेती थी, पर आज उसे चुप न रहा गया। माफी चाहेंगे दादी, मगर हमें नहीं लगता इस मामले में हम उनको कुछ समझा पाएंगे। साथ रहते हैं इसलिए कह रहे हैं, उनको समझने की जरूरत यहां बिल्कुल नहीं है। नित्या रसोई में थी। जब आहट हुई उसने सामने देखा, विहान शायद कुछ लेने आया था। उसको देखकर वो वहीं रुक गया। रंजू, पानी देना। वो मेड जो काम में लगी थी, उसने पानी निकालकर उसे दिया और विहान वहां से चला गया। अफसोस से भरी नित्या उसे जाते हुए देखने के अलावा कुछ कर ना सकी। वो जब से यहां आया था, एक अच्छे दोस्त, भाई के जैसे उसका ख्याल रखता। उसे भी ऐसे लगने लगा था जैसे यहां पर वो पूरी तरह से अकेली नहीं थी, पर विवान ने ये एक रिश्ता भी उसका ना रहने दिया। नित्या की आंखों में हल्की सी नमी आने लगी, जिसे छिपाकर वो अपने काम में लग गई। टेबल पर कोहनी टिकाकर बैठे अवयुक्त के जहन में पिता के कहे वो शब्द गूंज रहे थे। उसे नफरत थी, उनसे इसमें दो राय नहीं थी, मगर आज तक जब भी उसने कहा, तब भी जबरन उसे यहां से जुड़े रहने के लिए कहा गया था। क्यों फिर अचानक से उन्होंने कहा वो अपनी मर्जी से अपना काम करना चाहिए, कर सकता है? क्या चल रहा था उनके मन में? मे आई कम इन सर? कम इन, उसने अपने ही अंदाज में कहा। उसका मैनेजर अंदर आ गया। उसने उसके पास आकर टेबल पर कागज रखे। अवयुक्त वो पेपर्स देखने लगा। उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी, पर उसका मैनेजर, जो अब तक सालों से उसके साथ काम कर रहा था, उसे जरूर बुरा लग रहा था। उसने बहुत कोशिश की, पर अब चुप न रह पाया। सर, क्या आप सच में राठौड़ इंडस्ट्रीज छोड़ रहे हैं? पेपर्स पर ध्यान गड़ाए अवयुक्त ने हम के अलावा कुछ नहीं कहा। वो उदास नजर आया। अवयुक्त ने पेपर्स वापस से सीधे किए। वो गंभीरता से बोला, जरूरत होगी, मैं यहां नहीं हूं मिस्टर यशवर्धन सिंह राठौड़। अभी कुछ वक्त तक नहीं आएंगे तो जो भी काम है वो मिस्टर वीरेश सिंह राठौड़ संभालेंगे। उनके कांटेक्ट में रहो तुम। ओके सर। इससे ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं सकता था, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रणति अपने काम में लगी थी। शाम की मीटिंग खत्म कर वो फ्री हुई, तब वो विहान के केबिन में थी। विहान काफी शांत नजर आ रहा था और वो नित्या के बारे में पूछ बैठी। नित्या यहां कैसे आई? आपके पेरेंट्स ने उसकी शादी आपके भाई से करवाई, तो उसके पेरेंट्स और जो आपने कहा था वो सब। विहान को भाई की बातें याद आईं। मूड खराब हो गया। उसने संभल कर कहा, तुम उनसे ही बात कर लेना। वो अक्सर अपनी भाभी की बात करता रहता था, इसलिए आज ये रवैया बहुत अलग लगा। प्रणति ने पूछा, आपकी तबीयत ठीक है ना? हम बस ऐसे ही, उसने जवाब दिया, पर जहन में अब तक वो बात यूं ही थी। प्रणति को लगा शायद वो अपनी और छाया की शादी की बात से डिस्टर्ब था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था। सर, आपका पर्सनल मैटर है, हमें नहीं बोलना चाहिए, पर छाया मैम के बारे में सोचकर देखिए। वैसे भी ईश्वर की मर्जी के आगे किसी और की मर्जी काम नहीं करती। प्रणति ने बहुत आराम से कहा। उसकी बात सुनकर विहान बस सोच में गुम था। अवयुक्त के राठौड़ इंडस्ट्रीज छोड़ने की बात फैली थी। वीरेश जैसे ही घर आया, उसने आवाज दी, अभी नीचे आ। उसकी आवाज सुनकर बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्रणति अभी अभी आई थी। आज अवयुक्त उसे लेने नहीं आया था, इसलिए जब उसे घर पर देखा कुछ अजीब लगा। भाई की आवाज सुनकर अवयुक्त भी नीचे आ गया। वीरेश उसके सामने था। वो उसको देखकर गंभीरता से भरा हुआ बोला, तू क्या कर रहा है? क्यों तमाशा बना रहा है? मैंने क्या किया? वो यूं अनजान बना जैसे उसे समझ नहीं आया था। वीरेश की बात यहां कोई नहीं समझ पाया था, पर यशवर्धन जी को कहीं ना कहीं समझ आ गया था वो किस बारे में बात कर रहा था। अभी ऐसे कैसे तुम राठौड़ इंडस्ट्रीज छोड़ सकते हो?
बड़े पापा ने बस ऐसे ही कहा था, तुम भी कुछ भी करने लग जाते हो। बड़े पापा कब तक संभालेंगे, तुम जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। वीरेश की बात सबको हैरान कर गई। अदिति जरूर मन ही मन खुश हुई। यशवर्धन जी का चेहरा एकदम सर्द हो गया। प्रणति भी अवयुक्त की ओर देख रही थी, पर वो इतना शांत था जैसे उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ा। जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की आदत हमारे खून में शामिल है, तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। बाप के साथ साथ उसने भाई को भी तंज कसा, जो दोनों को समझ भी आया। फिजूल की बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या कहेंगे लोग? अभी अब प्लीज ये सब बंद करो, मैं अकेले नहीं, संभाल लोगे तुम। रही बात लोगों की, तो लोगों ने कभी जब सही को सही गलत को गलत नहीं कहा, तो मुझे लेकर कोई कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने सपाट अंदाज में जवाब दिया। उसका फैसला मजबूत था, जिसके आगे कोई कुछ नहीं कह सका। यशवर्धन जी एकदम शांत थे। विहान घर आया। कल से उसका मूड बहुत उखड़ा हुआ था। ना सिर्फ विवान, बल्कि अपने माँ बाप और नित्या, उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की। डिनर टेबल पर मौजूद सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वो आकर बैठा। खाना प्लेट में सर्व करते हुए विहान ने चुपचाप खाना शुरू कर दिया। विहान, तो मैं छाया से बात आगे बढ़ाऊं? सुषमा जी ने बेटे की ओर देखकर पूछा। खाते खाते उसके हाथ रुक गए। नित्या उसके हाथ के इंतजार में उसे देखती रही। जो आपको ठीक लगे, मैं वैसे भी यहां नहीं रहने वाला, विहान ने जवाब दिया, और ये सुनते ही सबकी नजर एक दूसरे पर आई। विवान भौहें उचकाकर उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर चिढ़न भरे भाव आ गए। क्या मतलब यहां नहीं रहना? सुषमा जी ने फौरन ही पूछा। मुझे यहां नहीं रहना, सिंपल सी बात की मॉम, मैंने। विहान, मत कर ऐसे बेटा, तेरे बिना हम। प्लीज मॉम, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करिए। मैं यहां आपके कहने पर आया था। आप चाहती थी शादी करूं, सेटल हूं, जो आपको लगता है करिए। जवाब देकर उसने खाना शुरू किया, फिर उठकर वहां से चला गया। सुषमा जी अफसोस से भर गई, जबकि अविनाश जी तिरछी नजरों से विवान को घूरने लगे। नित्या भी एकदम अफसोस से भर गई। यशवर्धन जी को सब हाथ से छूटता हुआ लगा। आज तक अवयुक्त को काम या किसी भी तरह के फैसले के लिए वो उसकी मां के नाम का इस्तेमाल करते आए थे। उससे काम करवाना, शादी की बात करना या बहुत से फैसले जो वो करना नहीं चाहता था, वो भी उनके नाम पर करवा लिए थे। अब जब वो बोले थे वो अपनी मर्जी से जो चाहे करे, तब उसने फौरन छोड़ दिया। यश, आपको अवयुक्त को कहना, कावेरी बस। उन्होंने उनकी बात शुरू होने से पहले ही काट दी।